हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत देखेंगे। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है यह एक प्रकार सिद्धांत है जिसमें कि बताया गया है कि यूरोपीय क्षेत्र में जनसंख्या का जो विकास होता है वह किस प्रकार से, मेनली ये पश्चिमी यूरोपीय देश से जुड़ा हुआ सिद्धांत है और जिसका कि प्रतिपादन थॉमसन और नॉस्टिन द्वारा किया गया था। ठीक है, थॉमसन और नॉस्टिन के द्वारा किया गया था। तो चलिए इसको क्रमवार रूप से जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़कर इसको देखते हैं। ठीक है, तो थॉमसन और नॉस्टिन द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच के संबंध को दर्शाता है। मतलब यह समाज के बीच आर्थिक संबंध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत दिखाता है कि जनसंख्या का वृद्धि जो हो रहा है वह समाज का जो आर्थिक विकास है वो किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, वो पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है या फिर निगेटिव ग्रोथ हो रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार समझा जा सकता है। ठीक है, यह सिद्धांत विकसित देशों विशेषकर पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुभव के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि का एक आदर्शकृत निरूपण है। यह सिद्धांत 4 कारणों से, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर के संदर्भ में जनसंख्या परिवर्तन का विश्लेषण करता है। यह सिद्धांत बताता है कि एक समाज विकास के साथ साथ जिस प्रकार ग्रामीण समाज से आगे बढ़कर नगरीय, औद्योगिक एवं शिक्षित समाज में परिवर्तित होता है, ठीक उसी प्रकार क्रमशः उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर की अवस्था से होकर जनसंख्या जो है गुजरता है। संक्रमण मतलब क्रॉस करना स्टेज से। ठीक है, विभिन्न स्टेज से क्रॉस करने की अवस्था ही संक्रमण की कहलाता है। ठीक है, मतलब कभी उठाव हो रहा है, कभी गिराव हो रहा है, मतलब उतार चढ़ाव की स्थिति ही संक्रमण होती है। ठीक है, इसी को ही संक्रमण कहा जाता है। स्पष्टता यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक आर्थिक विकास के कारण में जो संबंध है उसका जो मतलब यह सिद्धांत आपको बताता है कि किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक विकास के बीच जो संबंध है वो संबंध किस प्रकार का होगा। अर्थात एक ही अवस्था को देखकर दूसरे की पहचान की जा सकती है। मतलब इस सिद्धांत में आप एक ही अवस्था से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरी अवस्था में जाने के पश्चात क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये फिगर क्या कहता है। ठीक है, तो इस फिगर को आप लोग समझ जाएंगे तो पूरे चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए ये जो फिगर है ये आपको क्या दिखा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो इस प्रकार का बनाना होगा आपको। यहाँ पर ये जो है प्रति हजार में दिखा रहा है। ठीक है, जन्म दर एवं मृत्यु दर को प्रति हजार में दिखा रहा है, यानी 10 का मतलब क्या है? हजार, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट स्टेज है, मतलब कि प्रथम अवस्था, ये इस अवस्था में निम्न जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है और उच्च स्थिरता को दिखाता है। ठीक है, मतलब इसमें जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है और स्थिरता उच्च है। ठीक है, प्रथम अवस्था में देखिए उच्च स्थिरता है, मतलब कि स्थिरता बना हुआ है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचा रहता है। ठीक है, इसमें जन्म दर मतलब फर्स्ट स्टेज में जो देश होंगे उसमें क्या होगा? जन्म दर मतलब जन्म लेने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी और मरने वाले लोगों की भी संख्या अधिक होगी। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक नहीं हो पाएगी। ठीक है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि जो है आपको नहीं हो पाएगा। ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक नहीं हो पाएगी। रीजन क्या है? कि जन्म दर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जन्म दर ज़्यादा है पर मृत्यु दर भी ज़्यादा है। मतलब लोग जन्म ले रहे हैं और तुरंत मर जा रहे हैं। रीजन बहुत तरह का महामारी होगा, बहुत तरह का मतलब टेक्नोलॉजी मतलब पिछड़ा हुआ। यह संकेत क्या करता है? मतलब फर्स्ट स्टेज में जो देश होंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रथम अवस्था में, वह देश किस प्रकार के होंगे? पिछड़े प्रकार के देश होंगे। तो जैसे ही कोई देश, जैसे कि मान लीजिए इसमें किसी देश का नाम आ गया, जैसे इसमें पाकिस्तान का नाम आ गया। ठीक है, जैसे ही पाकिस्तान का नाम आया तो समझ जाइए कि क्या होगा, पता लगाया जा सकता है कि फर्स्ट स्टेज में कोई भी बोलेगा कि पाकिस्तान जो है जनसंख्या संक्रमण के फर्स्ट स्टेज में है। तो क्या है भाई? जन्म दर भी अधिक है, मृत्यु दर भी अधिक है, तो वह देश क्या है? पिछड़ा हुआ देश है। क्योंकि ठीक है, अब जो सेकंड स्टेज हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जब जन्म और मृत्यु दर ही ज़्यादा होगा तो यहाँ पे सारा लोग तो उसी में परेशान रहेगा, तो यहाँ का सामाजिक आर्थिक प्रगति हो पाएगा? इस क्षेत्र का नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो फर्स्ट स्टेज क्या दिखाता है जनसंख्या संक्रमण का, कि अविकसितता को दिखाता है, मतलब कि यह जो क्षेत्र होगा फर्स्ट स्टेज में जनसंख्या वृद्धि संक्रमण के, यह विकसित नहीं होगा, ठीक है। तो अभी उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में आपका क्या हो जाएगा, तो अब द्वितीय अवस्था में जो देश होंगे इसमें जो होंगे, तब द्वितीय अवस्था को सेपरेट रूप से देख लीजिए, इसको समझ जाइएगा, ठीक है। तो द्वितीय अवस्था में क्या होगा, द्वितीय अवस्था प्रारंभिक बढ़ती हुई रहेगी। तो इस चरण में जन्म दर उच्च स्थिरता पर हो जाती है, परंतु मृत्यु दर तीव्र गिरावट होती है, ठीक है। यहाँ पर जन्म दर तो ऊंचा रहता है, ठीक है। जन्म दर आपको जैसे फर्स्ट स्टेज में जन्म दर ऊंचा रहता है, तो इसमें भी जन्म दर ऊंचा रहेगा, लेकिन इसमें मृत्यु दर पर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की तुलना में इसमें मृत्यु दर कुछ कम हो जाता है, ठीक है, मृत्यु दर कुछ कम होगा। तो मतलब इसके तुलना में ये क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। इसके तुलना में ये थोड़ा डेवलप होगा, क्योंकि मृत्यु दर रुकेगा, ठीक है, मृत्यु दर रुकेगा, मतलब स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विकास हो गया होगा, यहाँ पे शिक्षित लोग होंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में जो देश होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट स्टेज की तुलना सेकंड स्टेज में विकसित होंगे, ठीक है। जैसे कि विकसित देश होंगे, जैसे कि इसमें रखा जाए अगर उदाहरण के रूप में, तो आप लोग अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों को रख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सुधार रहता है इसके तुलना में, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग तृतीय अवस्था में, तीसरे स्टेज में। तो तीसरा स्टेज में क्या होगा आप लोग का, तो तीसरा स्टेज में, इस स्टेज में जो होगा जन्म दर में तीव्र गिरावट आएगी, ठीक है। इसमें क्या करेगा, जन्म दर में तीव्र गिरावट आएगा और मृत्यु दर भी कम होगी, ठीक है, मृत्यु दर भी कम होगी। तो इसके तुलना में ये क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा, मतलब तृतीय अवस्था में दर बढ़ेगी, मतलब जनसंख्या का दर जो है थोड़ा बढ़ेगा। ये दोनों की तुलना, ये दोनों में देख रहे हैं जनसंख्या का स्तर क्या है, एकदम कम है, ठीक है, कम है। इसके तुलना में इसमें बढ़ेगा जनसंख्या के, क्योंकि मृत्यु दर पर नियंत्रण पाया गया, और इसमें जन्म दर पर भी नियंत्रण किया जाता है, पूर्णतः नहीं कुछ, लेकिन मृत्यु दर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल किया जाता है। महामारी वगैरह का इलाज, मतलब स्वास्थ्य सुविधा का विकास रहता है। तो यहाँ पे जनसंख्या जो है बढ़ेगा, ठीक है, जनसंख्या यहाँ पे बढ़ेगा, और ये क्षेत्र जो होगा विकसित होंगे, ठीक है, ये क्षेत्र आपको विकसित होगा। तो इसके अंतर्गत आपको चिली, यूगोस्लाविया, इस प्रकार के देश को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे परिवार नियोजन वगैरह, यानी शिक्षा साक्षरता का विकास हो जाएगा, जिससे कि लोग में जागरूकता आएगा, और वो लोग जो है अपने संतानोत्पत्ति जो है उसको कम से कम करेंगे, और मृत्यु दर, मतलब स्वास्थ्य सुविधा का विकास होगा, तो ज़्यादा बीमारी वगैरह नहीं फैलेगा, महामारी वगैरह का इलाज हो जाएगा जल्दी, तो लोग कम मरेंगे, ठीक है। और चतुर्थ अवस्था, ये जो अवस्था होंगी इसमें क्या होगा, इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर निम्न स्थिरता होगी, ठीक है। इसमें दोनों पे नियंत्रण, लगभग नियंत्रण कर लिया जाएगा। इसमें विकसित देश आ जाएंगे, ठीक है, इसमें विकसित देश आ जाएंगे, इसमें विकसित प्रकार के देश आ जाएंगे, जैसे कि आपका अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के देश इसमें आ जाएंगे। तो जैसे ही किसी देश का नाम आएगा, कि जैसे ही आएगा कि अमेरिका चतुर्थ अवस्था के देश, तो आपको किस में है, तो रख दिया जाएगा कि अमेरिका, ठीक है, भारत नहीं है, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका किस प्रकार में है, चतुर्थ, तो आप जान रहे हैं कि अमेरिका क्या है, विकसित देश है, ठीक है। तो इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर निम्न स्थिरता होती है, ठीक है, दोनों पर एक कंट्रोल होता है, तो यह क्षेत्र डेवलप होते हैं। तब यहाँ से देखिए आप सीधा, इसमें विकसित देश होंगे, इसमें विकासशील देश होंगे, ठीक है, इसमें विकासशील प्रकार के देश होंगे, और इसमें आपको जो विकासशील अवस्था में पहुंचने वाले देश होंगे, और ये पिछड़े देश होंगे, ठीक है, इसमें पिछड़े देश होंगे। तो 1 नंबर जो है खराब स्थिति को दिखाता है, 2 नंबर थोड़े से अच्छे स्थिति को, और ये तीसरा नंबर जो है दिखाएगा मतलब मीडियोकर, मतलब ना तो अच्छा होगा ना तो खराब, बीच का स्थिति इसमें होगा, मतलब विकासशील देश। और चौथा नंबर जो है सबसे अच्छा स्थिति को दिखाता है जनसंख्या का, ठीक है। तो सामाजिक डेवलपमेंट इस क्षेत्र में ज़्यादा होगा। तो ये चारों अवस्था आपका यही है। अगर आप इस इमेज को समझ गए होंगे तो आप अच्छे से इस सिद्धांत को लिख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको लिखना होगा, ठीक है। एक बार फिर से हम इस इमेज को आपको कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज आपको क्या बताता है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। सेकंड स्टेज क्या बताता है, इसमें भी जन्म दर ऊंचा रहेगा, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मृत्यु दर पर कुछ नियंत्रण होगा। और इसमें जन्म दर पर भी कुछ नियंत्रण प्राप्त किया जाएगा और मृत्यु दर पर भी
कुछ नियंत्रण प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर क्या है, निम्न स्थिरता प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है, प्राप्त कर लिया जाता है और काफ़ी विकसित होते हैं ये देश इस क्षेत्र में, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक विकास इस क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो है विकसित देश होंगे, इसमें विकासशील देश होंगे, इसमें आपको मतलब विकासशील से थोड़े से पिछड़े देश होंगे, ठीक है, और इसमें अत्यंत पिछड़े देश होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इन्हीं चीज़ों को आपको क्या लिखना है, नीचे डेफिनेशन के रूप में लिखना है। तो जैसे देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं निम्न होती है, ठीक है। वो तो आपको फिगर में बता ही दिए हैं, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को क्या लिखना है, देखिए डेफिनेशन में प्रथम चरण में, तो देखिए निम्न जनसंख्या वृद्धि अवस्था, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। उच्च स्थिरता होती है इसमें, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहता है, लगभग 35 प्रति हज़ार होते हैं। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक नहीं हो पाती, परंतु उतार चढ़ाव की आशंका बनी रहती है। इस अवस्था में देश अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के दौर से गुजरते रहते हैं, ठीक है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, महामारी आदि सामान्य रूप से इन देशों में पाई जाती है। इस अवस्था में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर के कारण की व्याख्या की जाए तो हम पाते हैं कि उच्च जन्म दर के कई कारण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल करना होगा, तब न क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। आंसर को थोड़ा सा खींचने के लिए आपको इन सब चीज़ों को डालना पड़ेगा कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से इन क्षेत्र में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि होती है और मृत्यु दर भी अत्यधिक होती है, ठीक है। तो परिवार नियोजन प्रणाली का अभाव होता है, इन क्षेत्र के लोगों को परिवार नियोजन वगैरह के बारे में जानकारी उतनी नहीं होती है। अत्यधिक शिशु मृत्यु दर, जिसमें अनिश्चितता की स्थिरता में अधिक बच्चों का जन्म होता है, ठीक है। जन्म के समय ही मृत्यु दर बच्चों का अत्यधिक होता है, ठीक है। भूमि पर कार्य करने हेतु बाल श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब कृषि वगैरह करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, जिसके वजह से इस क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक उनके बच्चे जन्में, ठीक है। कुछ धर्म बड़े परिवार के पक्षधर होते हैं, निरक्षर तथा बाल विवाह आदि, ठीक है। कम उम्र में ही शादी हो जाता है, निरक्षर होते हैं और उनका धार्मिक मतलब कि धार्मिक मान्यता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संतान उत्पत्ति किए जाए। जबकि मृत्यु दर अधिक होने के निम्न कारण हो सकते हैं, ठीक है। मृत्यु दर अधिक होने के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे आयुर्विज्ञान सेवाओं की कमी, मतलब चिकित्सा की जानकारी की कमी, रोग एवं महामारी फैल गया होगा उस क्षेत्र में, दुर्भक्षी, अनिश्चित खाद्य आपूर्ति एवं खाद्य व पोषक तत्वों का अभाव, अशिक्षा एवं अंधविश्वास। इन सब की वजह से जो फर्स्ट स्टेज के जनसंख्या संक्रमण का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र जो होते हैं आपको पिछड़े होते हैं, ठीक है। तो ये पॉज करके के अगर आप सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है द्वितीय चरण, ये तीव्र जनसंख्या वृद्धि के चरण होते हैं, ठीक है। द्वितीय अवस्था तीव्र जनसंख्या वृद्धि के चरण होते हैं। इस चरण में जन्म दर स्तर पर स्थिरता हो जाती है, परंतु मृत्यु दर में तीव्र गिरावट होती है, ठीक है। मृत्यु दर कम हो जाता है, जिससे जनसंख्या का विकास तीव्र गति से होता है। अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश तथा दक्षिण पूर्वी, दक्षिण एवं पश्चिमी एशिया के अनेक देश वर्तमान में इस चरण के सुंदर उदाहरण हैं। इस चरण में जन्म दर उच्च रहने के मुख्य कारण है प्रथम चरण के कारणों में पर्याप्त सुधार न हो पाना, ठीक है। जबकि मृत्यु दर में कई कारणों से कमी आती है, जैसे आयुर्विज्ञान सेवाओं का जो था उसी चीज़ का विकास हो जाता है। जो चीज़ वहाँ फर्स्ट स्टेज में जिन चीज़ों का विकास नहीं होता है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे विकास, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जो चीज़ें हैं वो क्या है, समस्या है, तो उसका समाधान करेंगे, ठीक है। तो जो समस्या उसी का समाधान किया जाएगा। तो जैसे आयुर्विज्ञान वगैरह की सुविधाएं नहीं है तो उनका सुविधा दिया गया तो इसका समाधान हो गया। जैसे आयुर्विज्ञान चिकित्सा का सुविधा का विकास हुआ, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं जल आपूर्ति पर ध्यान दिया गया, खाद्य उत्पादन में वृद्धि किया गया, सेवा पक्ष में सुधार किया गया, शिशु मृत्यु दर में कंट्रोल किया गया, मतलब बच्चों के जन्म के समय उनकी मृत्यु दर पर ध्यान दिया गया कि क्यों मरते हैं बच्चे, किस कारण से, तो उनको बचाया गया, ठीक है, जिसके वजह से कि मृत्यु दर पर नियंत्रण पाया गया। अब है तृतीय चरण, ठीक है। इसमें धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों को जानकारी हो जाता है परिवार नियोजन वगैरह का, तो इसमें जनसंख्या वृद्धि तीसरी अवस्था में धीरे धीरे सुधार होता है, एक बैग सुधार नहीं होता है, ठीक है।
तो तृतीय अवस्था में फर्स्ट और सेकंड की तुलना में ज़्यादा सुधार होता है। तो इस चरण में जन्म दर में तीव्र गिरावट आती है, ठीक है, मतलब कि प्रति 1000 में 20 के बराबर हो जाती है, जबकि मृत्यु दर में सतत कमी जारी रहती है, यथावत 100 प्रति 1000 में 100, मतलब कि जन्म अगर 20 बच्चा ले रहा है तो उसमें से लगभग आपको 15 बच्चे ही आपको मर पा रहे हैं, ठीक है, बचा लिया जा रहा है। फलतः जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी गति से होती है। वर्तमान समय में कनाडा, चिली, पूर्वी यूगोस्लाविया देश, स्पेन, पुर्तगाल, कोरिया, इजराइल, अर्जेंटीना आदि रूस इसी अवस्था के सूचक हैं। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है जन्म दर में कमी, और इसके लिए जिम्मेदार कारकों को इस प्रकार से देखा जा सकता है, ठीक है। परिवार नियोजन जैसे सरकारी प्रयास, गर्भ निरोधकों का प्रयोग, शिशु मृत्यु दर में कमी, औद्योगिक एवं यांत्रिकीकरण से श्रमिकों की मांग में कमी, लोगों में जागरूकता तथा भौतिकी की ओर आकर्षण, महिलाओं में नई जागरूकता व नई स्वतंत्रता, ठीक है। चतुर्थ चरण यानी निम्न स्थिरता का अवस्था। इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में निम्न स्थिरता की स्थिति होती है, क्योंकि समाज में अभूतपूर्व वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण, साक्षरता एवं महिला स्वतंत्रता का विकास होता है। इस अवस्था में जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप देश, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, जापान आदि विकसित देश इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, ठीक है। इन 4 अवस्थाओं के अतिरिक्त क्लार्क महोदय ने एक 5वीं अवस्था की परिकल्पना की है, ठीक है। ये 4 अवस्था तो जनरली सिद्धांत जो है वो तो है ही, उसके अलावा क्लार्क महोदय ने एक 5वीं अवस्था की भी परिकल्पना की है, और यह बताया है कि इस अवस्था में मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाता है, और इसका परिणाम यह होता है कि उस देश विशेष की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। मतलब जन्म पर तो कंट्रोल कर लिया गया, बट लोग जो है धीरे धीरे मरते रहते हैं, तो उस देश में क्या होता है, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होने लगता है, मतलब वृद्धि होता ही नहीं है, लोग मरने लगते हैं, तो उस देश में वृद्ध जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, वृद्ध जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। तो वर्तमान समय में चीन जो है इसी कैटेगरी में 5वीं अवस्था में आ जाता है, ठीक है। चीन जो है आपको इस अवस्था में चीन को रखा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें लिखी हुई नहीं है, हर चीज़ें लिखे नहीं है, बहुत सारे चीज़ को पढ़ के हम जो हमको लगता है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में जितना लिखा सकता है उतना ही चीज़ों को लिखते हैं। यह सिद्धांत भी अन्य सिद्धांतों की तरह आलोचना का शिकार बना, और उन आलोचनाओं को निम्न रूप में देखा जा सकता है। हर सिद्धांत का आलोचना होता है, तो इसका भी आलोचना किया गया, ठीक है। तो इसका आलोचना किस प्रकार से किया गया तो उसी को लिखना है। जैसे यह सिद्धांत अधिकतर विकासशील देशों पर लागू नहीं होते, क्योंकि दोनों ही देशों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। विकासशील देशों का जनसंख्या आधार बड़ा है, जिससे थोड़ी सी भी वृद्धि एक बड़ी मात्रा को जोड़ देती है। संपूर्ण देश की जनसंख्या वृद्धि की गति एक समान न होकर प्रादेशिक विषमता रखती है। जनसंख्या संक्रमण और आर्थिक विकास के कारण कार्य संबंधित नहीं होते, जैसे चीन, ठीक है। चीन को अलग प्रकार से रखा जाता है, तो इसी प्रकार से क्लार्क ने जो एथी दिया है, उस 5वां सिद्धांत जो दिया है उसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से बहुत सारे देश हैं, उनको अगर अपवाद स्वरूप अलग अलग किया जाएगा तो कई प्रकार के सिद्धांत बनने लगेंगे, ठीक है। नवीन प्रौद्योगिकियों ने आर्थिक विकास के स्वरूप और जनसंख्या संरचना को काफ़ी प्रभावित किया है। सरकारी नीति की महत्वपूर्ण भूमिका, खासकर मृत्यु दर घटाने तथा अन्य सेवाओं के विकास में। कुछ देश द्वारा जनसंख्या वृद्धि को धार्मिक कारणों से भी प्रोत्साहित किया जाता है, यथार्थ इजराइल या ईरान वगैरह क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है इस सिद्धांत का खंडन करते हैं। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद यह विवरणात्मक मॉडल बहुत सी दशाओं में अपने को प्रासंगिक बनाता है। अनेक स्थानों पर इसका उपयोग जनसंख्या वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने हेतु किया जाता है। बहुत सारे आलोचना के बाद भी यह सिद्धांत वर्तमान समय में काफ़ी प्रासंगिक है। इसमें चीज़ें जो बताए गए हैं लगभग जो है सही होती हैं, ठीक है, लगभग सही होती हैं। तो यही आपके जनसंख्या
संक्रमण सिद्धांत था, जो कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आप इतना और समझ जाएंगे कि इसको एग्जाम में आएगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 में भी है और आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसका हम वीडियो अपलोड करते हैं।